जो समझना ही नहीं चाहता कुत्ते की दुम तेरी की तेरी रहनी है, और अब हमारे सर के ऊपर से पानी बह ही गया है, तो वक्त तो आ गया है ना सबक सिखाने का। पाकिस्तान तो हड़बड़ा गया है, बिल्कुल ही घबरा गया है कि भारत ने हमला किया तो उसके 4 टुकड़े तो क्या उसके औकात नहीं रहेगी और उसका जो अस्तित्व है वही ख़त्म हो जाएगा। जब मैं टंगधार में था तो हम कई बार देखते थे कि शादियाँ जो हैं उस तरफ बैंड बाजा बज रहे, यहाँ से भी लोग जाते थे और उनके परिवार उधर, कईयों के परिवार इधर, वो सब होता था। वही लोग जो इधर हैं और उनके रिश्तेदार हैं या यहाँ पर जो लोगों को ख़रीदा जा सकता है, और मैं कहूँगा कि गद्दार हैं, वो लोग जो हैं जिनको हम OGW कहते हैं, और वही लोग जो स्लीपर सेल्स का काम करते हैं। इंजीनियर रशीद जो वहाँ से खड़ा होकर के जीता है और 3.5 लाख वोट लेकर के जीता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आज तिहाड़ जेल में है, तो ऐसे देश विरोधी लोगों को अगर वहाँ की जो जनता है 3.5 लाख वोटों से जिताती है, ये क्या दर्शाती है? पाकिस्तान की फौज जो है वो आज तक इलेक्शन हारी नहीं और लड़ाई कोई जीती नहीं। ये तो पाकिस्तान की फ़ौज है। तो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका वो जो है, और आज़ाद कश्मीर का जो पूरा इलाका है, वो तो भारत का है। पाकिस्तान के जो यही नहीं मालूम चला उसका अस्तित्व क्या है, क्या वो हिंदुस्तान का एक प्रोविंस था किसी ज़माने में, मुसलमान बने। जो आदमी का अपने अस्तित्व और अपने विरासत के ऊपर जिसको गर्व नहीं है, उसका तो नुकसान होएगा। आसिम मुनीर जो जिसको तो हम कह सकते हैं कि वो हाफिज़ मुनीर ही है, वो भी इसी ओर में है कि सत्ता उसके हाथ में आए। मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है हर हमेशा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त से कहता था हम तो घास खाएंगे पर इस्लामिक बम बनाएंगे। उनके मिनिस्टर या कोई लोग ये बात करते हैं टेलीविज़न कि हमारे पास पाव का बम है, आधा किलो का बम है। पाव बम, आधा किलो का बम, इस तरह की बातें करना है, मतलब फिर तो वो न्यूक्लियर बम नहीं हो सकता है। उनका बम उनको मुबारक, अगर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है पाकिस्तान का ही नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर दूंगा, मेरे दुश्मन तू मेरे कद के बराबर तो आ जा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तनाव और तनातनी के बीच क्या युद्ध के आसार बन रहे हैं, और आखिर क्यों पाकिस्तान लगातार भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहा है? आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए बेहद ही ख़ास मेहमान हैं, जो कि खुद LOC जैसी सेंसिटिव प्लेसेस पे तैनात रहे हैं। उनके जीवन का अनुभव आज हम जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी। सर, नौ उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। नमस्कार। लगातार पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है कि हम तो परमाणु संपन्न हैं, और भारत तो कहता है नो फर्स्ट यूज़। देखिएगा, इसमें कोई शक नहीं कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़, और हमारा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो है मिनिमम डेटरेंस। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है हर हमेशा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त से कहता था हम तो घास खाएंगे पर इस्लामिक बम बनाएंगे, और भारत के बरखिलाफ़ 1000 साल तक लड़ते रहेंगे पर हम अपना इस्लामिक बम बनाएंगे। तो इस्लामिक बम तो क्या बनाएंगे, इधर उधर से चोरी करके अपना एक बना लिया है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब वो उनके मिनिस्टर या कोई लोग ये बात करते हैं टेलीविज़न कि हमारे पास पाव का बम है, आधा किलो का बम है। पाव बम, आधा किलो का बम, इस तरह की बातें करना है, मतलब फिर तो वो न्यूक्लियर बम नहीं हो सकता है। क्योंकि चाहे हम उसे टैक्टिकल कहें, पर इस तरह की बातें करना था, वो तो पाव किलो का है और आधा किलो का है, ऐसे लगता है जैसे वो सब्जी खरीदने गए हैं। तो पाकिस्तान में आज की तारीख में वो चाहे हल्ला ज़रूर करते हैं, चीन ने उनकी काफ़ी मदद भी की है न्यूक्लियर बम बनाने में, और लेकिन उसके क्या हालात हैं वो तो हम नहीं जानते हैं। पर उनका बम उनको मुबारक, अगर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है पाकिस्तान का ही नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान का नामो निशान धरती से मिट जाएगा। लेकिन जो सरहद के इलाके हैं, जहाँ से अक्सर ये भी आरोप अब इधर बीच लग रहे हैं कि आखिर घुसपैठ कैसे हो जाती है। सर, आप उन जगहों पर आपकी तैनाती रही है, लंबा कार्यकाल आपका रहा है, थोड़ा वहाँ का कैसे भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ की कैसे हैं, किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं, और किन
परिस्थितियों में सरहद पार करके आतंकी भारत की सीमा में घुस आते हैं, क्या वहाँ लोकल उनको सपोर्ट मिलता है? क्या कश्मीर के जो आवाम है, बाशिंदे हैं, उनका उनको सपोर्ट भी मिलता रहता है? अभिषेक, ये जो सवाल है ये शायद आम आदमी को लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम लोग बोलते हैं कि इतने हज़ारों लोग एलओसी के ऊपर हैं और अगर एलओसी के ऊपर है तो ये कैसे आ जाते हैं। सवाल ये है, जो जैसे आपने बिल्कुल ठीक है, भौगोलिक स्थिति जो है वहाँ पे पहाड़, ऊंचे पहाड़, कहीं कहीं पे जंगलात, कहीं कहीं पे नदियाँ और धुंध। अभी जैसे आप आ रहे हैं, बारिश हो रही है तो वहाँ पर बारिश, कभी बर्फ़, बारिश के बाद धुंध, बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आता है। फेंसिंग है, एलओसी के ऊपर फेंसिंग भी है। जहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे राजस्थान में भी आप जाएँ तो फेंसिंग बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आना जाना कठिन होता है। पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज तो आता नहीं, उसके नीचे टनल बनाता है। वैसे ही आप देखते हैं कि कठुआ में, हाँ, हीरानगर में, सांबा में, ऐसे जो इलाके हैं वहाँ पर भी वो टनल बनाता है और उन सुरंगों से अपनी तरफ आता है। तो सुरंगें बनाना, फेंसिंग जो है, जैसे मैंने कहा राजस्थान में शायद फेंसिंग को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। वहाँ पे तो सिर्फ रेतीला इलाका है और ज़्यादा से ज़्यादा सैंड ड्यून्स, रेत इकट्ठी हो जाती है, कोई भी ऑब्स्टिकल होगा। पर इधर बर्फ़ के कारण कई बार वो जो फेंसिंग है वो टूट जाती है। यानी कि सर मौसम का फ़ायदा उठाते हैं आतंकी, इस फिराक में रहते हैं कि जब मौसम जो है उनके फेवर में हो तब। लेकिन सर आज का ज़माना हाईटेक ज़माना है, एआई तकनीक की बात की जा रही है, ड्रोन निगरानी करते हैं लगातार। ऐसे में सरहद की हिफाजत करना क्या इतना नामुमकिन जैसा है? देखिएगा, नामुमकिन तो कोई चीज़ है ही नहीं, सब मुमकिन है। लेकिन जैसे टेरेन है, उस टेरेन के साथ साथ आप देखते हैं 2-3 बातें आती हैं। एक तो इन्फिल्ट्रेशन, जब वो करते हैं तो फायरिंग भी करते हैं। जब फायरिंग हो रही होती है, दो जो जैसे एलओसी के बीच पे थोड़ा बहुत एक नो मैन लैंड होता है और अमूमन ऐसे इलाके में जो पहाड़ी जो डोमिनेटिंग पोजीशंस होती हैं उसके ऊपर हम भी बैठे हैं और दुश्मन भी बैठे हैं। तो बीच का जो इलाका है उसमें से वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है। उसमें कई बार नाले होते हैं, जंगलात होते हैं, भालू भी होते हैं, तरह तरह के जानवर भी होते हैं। ऐसे नहीं कि इतनी आसानी से हो सकता है। बिल्कुल, अधिकतर पकड़े जाते हैं, अधिकतर पकड़े जाते हैं। लेकिन कश्मीर की आवाम इसमें जुड़ी होती है क्या? वो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि, और नॉर्मल है ये जब इस तरह के होते हैं। जब मैं तंगधार में था तो हम कई बार देखते थे कि शादियां जो हैं उस तरफ बैंड बाजा बज रहे, यहाँ से भी लोग जाते थे और उनके परिवार उधर, कईयों के परिवार इधर, वो सब होता था। पर वो जो माहौल था और वो दिन थे थोड़े अच्छे थे, इधर उधर शादियां करते थे। लेकिन वो जो खून का रिश्ते हैं वो तो नहीं जाएंगे। तो वही लोग जो इधर हैं और उनके रिश्तेदार हैं या यहाँ पर जो लोगों को ख़रीदा जा सकता है, और मैं कहूँगा कि गद्दार हैं, वो लोग जो हैं जिनको हम OGW कहते हैं, और वही लोग जो स्लीपर सेल्स का काम करते हैं, वही लोग जो लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर के काम करते हैं, उनके मुखौटे जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट हुए, इस तरह के मुखौटे जो काम करते हैं। ISI जो है, जो पाकिस्तान का ही एक खुफिया एजेंसी है, वो इनके ट्रेनिंग देती है, इनको पैसे देती है, इनको मदद करती है, कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल देती है, सैटेलाइट फ़ोन देती है। तो ये सब जो है पाकिस्तान 2000 में तकरीबन 1000 करोड़ सिर्फ आतंकी संगठनों को ज़िंदा रखने के लिए कश्मीर घाटी में वो इस्तेमाल करता था। 1000 करोड़, आज आप समझ लो कि 5000 करोड़ हो गए होंगे। कश्मीर घाटी से रेवेन्यू कलेक्शन जिसे बोलते हैं, भारत सरकार तकरीबन 20,000 करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट करती है और भारत सरकार कश्मीर में तकरीबन 1
20 से 30 हज़ार करोड़ सालाना खर्च करती है। और वो जो खर्चा होता है जिसमें आप देखते हैं कि तरह तरह के ब्रिजेस बने हैं, अच्छे सड़कें बनी हैं, ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन बने हैं, आईफिल टावर से ऊंचे ऊंचे ब्रिजेस हैं जिनके ऊपर से ट्रेन गुजरती है, और यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, मैनेजमेंट को स्कूल्स खुल रहे हैं, उनको तरह तरह के सिखलाई के साधन दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, ये बताइए, दोनों देश अपने आप को मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रहा है, चाहे हथियार की बात हो, बजट की बात हो, लेकिन सवाल वही बना हुआ है। युद्ध तो है ये दोनों देशों के बीच, सन 48 से हम देख रहे हैं, लेकिन बिना कश्मीर की आवाम के सहयोग से क्या ये संभव है? देखिएगा अभिषेक, मैं ये कह सकता हूँ कि कई बार लोगों ने कहा है कि आर्टिकल 370 को आपने क्यों एब्रोगेट किया, वो तो वैसे ही तो गुस्सा है, बिल्कुल ख़त्म ही था, तो एब्रोगेट क्यों किया। और उसके बाद भी जिस तरीके से वैली के अंदर वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो जैसे कह रहे थे कि आर्टिकल 370 आप एब्रोगेट करोगे तो खून की नदियाँ बहेंगी, यहाँ पे तो कोई भारत का झंडा ही उठाएगा नहीं, वो तो ऐसे कुछ नहीं हुआ। आर्टिकल 370 के होने के कारण एक जो मानसिकता थी, जो ये पॉलिटिशियंस वहाँ के हैं, वो एक सेपरेटिस्ट जो मानसिकता है वो हर एक के जहन में डाल रहे थे कि हम अलग हैं, हम मुसलमान हैं और हम अलग हैं। हम अपने मंसूबों पे वो कामयाब नहीं हो पाया। नहीं, देखिएगा कामयाब तो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत तो हुआ, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस हैं, इनके पीछे लोग हैं। अगर आप समझ सकते हैं कि इंजीनियर रशीद जो वहाँ से खड़ा होकर के जीता है और 3.5 लाख वोट लेकर के जीता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और आज तिहाड़ जेल में है, और वो उसको रिहा करते हैं पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए और वापस जेल में डालते हैं। और जो जेल में किस लिए है? देश विरोधी कार्रवाइयों के लिए वो जेल में है। तो ऐसे देश विरोधी लोगों को अगर वहाँ की जो जनता है 3.5 लाख वोटों से जिताती है, ये क्या दर्शाती है कि हम लोग जो है, भारत सरकार जो है, लगातार उनका दिल जीतने के लिए, उधर डेवलपमेंट करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। मैंने जैसे कहा, बिल्कुल सर, आपने बोला कि भारत सरकार लगातार मेहनत कर रही है, आवाम की ज़िंदगी वहाँ की सामान्य हो, आतंकवाद से मुक्ति मिले, पत्थरबाजी से मुक्ति मिल ही गई है, और ऑपरेशन ऑल आउट घाटी में लगातार चलता रहता है। लेकिन सर, पहलगाम की घटना जो हुई है, निहत्तों को मारा गया है, हिंदू कहकर मारा गया है, पैंट उतारी गई, कलमा पढ़ाया गया, इस तरह के अटैक क्या भारत को प्रोवोक करने के लिए किए गए? देखिएगा, जैसे ये जो पहलगाम वाला हादसा है, इसके थोड़ा इतिहास अगर हम देखें तो 1995 में इसी तरह उन्होंने 6 फॉरेन टूरिस्ट को पकड़ा था, जिसमें से एक का उन्होंने गर्दन काटी, और 6 मर्दों को, जिसमें 2 अमेरिकन, 2 ब्रिटिश, 1 नॉर्वेजियन और 1 डैनिश, ये 6 आदमी थे जिनको वो पकड़ करके ले गए। उनको था मसूद अजहर को रिहा करना और अमेरिका के बरखिलाफ आवाज़ उठाना। उस वक़्त वो कह रहे थे कि अमेरिका जो है इस्लाम विरोधी देश है। तो उन्होंने इन 6 फॉरेन टूरिस्ट को पकड़ा और ले गए। अल फरहान करके हरकतुल अंसार एक तंजीम थी उसका, और एक उनमें से भाग के आया, और बाकियों का आज तक पता नहीं। 2003 में सरकार ने इशू कर दिया, JNK सरकार ने, ये सब मारे गए। उस वक़्त भी यही हालत हुई कि उन्होंने औरतों के, उनके जो टूरिस्ट थे, उनके साथ जो औरतें थी, उनको रिहा किया, और इनको पकड़ा क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और गोरे थे, और उनको एक मैसेजिंग देना था। तो अब भी आप देखते हैं कि औरतों को छोड़ा गया। इस बार भी वो, जैसे औरतें कह रही हैं यूट्यूब में, जो बेचारी बच गई, उनकी जान तो बच गई, कि उन्होंने कहा कि आप जाके दिल्ली में मोदी जी को बताइएगा, बोला, इस तरह की बातें की उन्होंने, जो सुनने में आया है। और मर्दों को उन्होंने चुन चुन के हिंदुओं को मारा, हिंदू मर्दों को चुन चुन के मारा, जिसमें से एक वहाँ का लोकल है आदिल, जो मारा गया, जो कहते हैं कि वो उसने बचाने की कोशिश और वो मारा गया। तो ये जो चुन चुन के मारने का, इस बार एंटी इस्लामिक लेने की उनका मानना यह है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद उन्हें अब डर लग रहा है कि कहीं बहुत निवेश होगा तो हमारी जो एक तरीके से मेजॉरिटी है, 99.9% लोग वही हैं, वो उसमें आर्टिकल 370 हट गया तो मैं भी जा कर के रह सकता हूँ, आप भी रह सकते हैं, कोई भी रह सकता है, तो वो भी सब जगह रहते हैं।
वो तो पहले भी रहते थे, आर्टिकल 370 के होते हुए भी वो सब जगह भारत में रहते थे, पर अब कहीं से भी हम लोग भी तो वो नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई आकर के बसे और वहाँ पे आकर के उनका जो डेमोग्राफिक है, इसीलिए उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया और आवाज़ दी, एक को मारो हज़ारों को डराओ, जिस तरीके से रहा वो सारे कश्मीरी पंडित भाग करके आ गए और वहाँ पे हालत, और अब उन्हें लगता है कि अब हिंदुओं को मारा और 2 करोड़ से भी ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट कश्मीर घाटी में सालाना आते हैं। अगर 2 करोड़ सालाना आते हैं तो आप मानेंगे नहीं अभिषेक कि वहाँ पर ट्यूलिप गार्डन में पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती है, इतने लोग हैं। तो इस पर्यटन को भी डिस्टर्ब करने की एक तरह से कोशिश की गई है। लेकिन सर, देश का आम हिंदुस्तानी आपको सुन रहा है और पाकिस्तान की जनता भी आपको सुन रही है। हमारे पास ब्रह्मोस है, तमाम मिसाइलें हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, राफेल है। ऐसे में पाकिस्तान तो कहीं टिक नहीं रहा है, तो जंग की गीदड़ भपकी दे रहा है बार बार। ज़रा बताइए उनको हमारी इंडियन आर्मी कितनी पावरफुल है। देखिए, ऐसे है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो आज तक इलेक्शन हारी नहीं और लड़ाई कोई जीती नहीं। ये तो पाकिस्तान की फ़ौज है और ये पाकिस्तान की फ़ौज शुरुआत से ही उसका जो मूल है, फाउंडेशन जो है, वो भारत के एंटी इंडिया और टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जैसे उनका ज़ियाउल हक कहता था। और पाकिस्तान के अंदर भी जैसे मुशर्रफ कहते, बार बार उनका मानना था कि पाकिस्तान में क्योंकि अमेरिका का साथ उन्होंने दिया और जिससे उनको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। आज ये जो रईसी पाकिस्तान में देखी जाती है वो रईसी अमेरिका के पैसे से है और वही अमेरिका के पैसे इन्होंने अपने आवाम के लिए नहीं खर्च किए, अपने आवाम में उसने मदरसे लगवाए। तो सऊदी अरेबिया से पैसे लेकर के सऊदी ने वहाँ भी मदरसे उधर लगाए हैं जिनमें से तालिबान खड़ा किया गया है। लेकिन वो जो पैसे हैं, इसलिए आप देखते हैं कि आसिम मुनीर का परिवार लंदन में है, बाजवा का परिवार अमेरिका में है, तो ये सारे वहाँ के जो जनरल हैं और जो पैसे वाले हैं वो सब के सब परिवार बाहर हैं। वो कहाँ से इतने अमीर बन गए? पाकिस्तान क्या अब हर तरफ से 4 टुकड़ों में बट सकता है? बलूची अलग, खैबर पख्तून का इलाका अलग, उधर से तालिबानी सेना भी, डूरंड लाइन से ये सेना अब इधर की तरफ आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है पाकिस्तान अपनी ही नीतियों के कारण मारा जाएगा, सैंडविच हो जाएगा? इस तरह की स्थितियां आपको नज़र आती हैं कि पाकिस्तान खुद ही बढ़ जाए? एक इंटरनल विद्रोह वहाँ पर शुरू हो रहा है, वॉर के साथ साथ डिप्लोमेसी भी भारत सरकार कर रही है। देखिएगा, वहाँ पर तो उन्हीं के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हमारा जो आतंकवाद है वो तो अमेरिका के कारण 3 दशक से हम लोग इसका मैं कहूँगा वो उसके विक्टिम है, वो कह रहे हैं। और हमें आज उनको लग रहा है, उन्हें शर्म आ रही है। बिलावल भी बोल रहे हैं कि हमारा पास्ट है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें शर्म है। पर कुछ ये तो वही बातें करते हैं अब कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो चीनियों ने अपने स्वार्थ के लिए, कि उनको मालूम है कि पाकिस्तान में निवेश तो करें, पाकिस्तान तो नंगा है, वो तो क्या देगा हमको, तो अभी से धीरे धीरे करके उन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। ग्वादार पोर्ट में सारा बंद कर दिया। कुल मिला के पाकिस्तान अपनी ही नीतियों के तहत मारा जा सकता है और इंटरनल विद्रोह, जनता का विद्रोह भी हो सकता है। लेकिन सर, अभी की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, चाहे इंडियन नेवी की बात की जाए, एयरफोर्स की बात की जाए या इंडियन आर्मी की बात की जाए, जो मूवमेंट हम देख रहे हैं हर तरफ, ये बंगाल से लेकर के हिंद महासागर तक, ऐसे में घेराबंदी जो है उसकी कोशिश की जा रही है। जो अपने 4 स्टेट हैं जो कि पाकिस्तान की सीमा से लग रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रेस हम देख सकते हैं साफ तौर पर अब बढ़ गया है। क्या पीओके हमारा हो सकता है फिर से इंडियन आर्मी चाहे? क्योंकि हमने 71 की लड़ाई में देखा था कि बिन कासिम पोर्ट को भी मिसाइलों से दाग के उड़ा दिया गया था और हम लोग कराची लाहौर तक चले गए थे। क्या वो एक गलती थी? क्या उसे नहीं छोड़ना चाहिए था? और इस बार पीओके क्या अपना हो सकता है? और पीओके के पीछे किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, इसके बारे में देखिएगा। पीओके तो हमारा है, इसमें तो कोई शक नहीं। 26 अक्टूबर 1947 को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत किया भारत के साथ, तो विलय तो पूरा जम्मू कश्मीर का हमारा भारत में हुआ। लेकिन उसके बाद जो लड़ाई छिड़ी, जिसके वो भी पाकिस्तान के कारण, और वो सोच रहे थे कि जिन्हा को वो ईद मनाने के लिए श्रीनगर में लाएंगे, वो तो हुआ नहीं। तो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका वो जो है, और आज़ाद कश्मीर का जो पूरा इलाका है, वो तो भारत का है। अब जब पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट भी
तो तोड़ दिया, कह रहे हैं मानेंगे नहीं। आपने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन एबेंस कर दिया तो हम भी मान, तो अब तो फ्री फॉर ऑल हो गया, क्योंकि अब तो शिमला एग्रीमेंट का मकसद था एलओसी, अब एलओसी रही नहीं। तो अब भारत को तो पूरी छूट है, जाओ जहाँ मर्जी जाओ, जैसे मर्जी करो, जो हमारा। अपने ही पेड़ पे कुल्हाड़ी मार रहा है। देखिए पाकिस्तान तो अपने पाँव पे तो 47 से कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो यही नहीं मालूम चला है उसका अस्तित्व क्या है। क्या वो हिंदुस्तान का एक प्रोविंस था किसी ज़माने में, मुसलमान बने पर हिंदुस्तानी है, पर अपने आप को अरबी समझ करके, बाबर है हमारे पास, गजनवी है हमारे पास, हतफ है हमारे पास, हम तो ये जो सोच है, मानसिकता, जो आदमी का अपने अस्तित्व और अपने विरासत के ऊपर जिसको गर्व नहीं है, उसका तो नुकसान होएगा। चाहे जो भी हो, लेकिन आप बताइए ना दर्शकों को कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा, कितनी ताकत है हमारी इंडियन मिलिट्री। अरे देखिएगा हमारे पास ज़बरदस्त, मतलब ये कहना अभी तो ठीक नहीं होगा मैं कि भाई हमारे पास क्या है, पर मैंने जैसे आपको कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज आज तक कोई लड़ाई जीते नहीं और इलेक्शन कोई हारी नहीं, और शुरुआत से लेकर के आज तक पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो तो इन्हीं के पास रहा, फ़ौज के पास, या तो अयूब खान या यहया खान या ज़ियाउल हक या मुशर्रफ, और अब आसिम मुनीर जो, जिसको तो हम कह सकते हैं कि वो हाफिज़ मुनीर ही है, वो भी इसी ओर में है कि सत्ता उसके हाथ में आए। इसलिए तो उसने अपना जो DGISI था वो उसको बना दिया NSA, जिससे कि प्रधानमंत्री के ऊपर उसकी सख्त नज़र रहे और प्रधानमंत्री गलती से भी ऐसा कोई काम ना करे। तो ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान लड़ाई जीत नहीं सकता है, लेकिन एक बात हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, हमारी दोस्ती विश्व भर में है और पूरा विश्व हमारे साथ सहानुभूति जता रहा है, हमारे साथ खड़ा है। पूरे विश्व को मालूम है कि पाकिस्तान आतंक का सौदागर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उसको ग्रे लिस्ट में डाला भी गया था, काफ़ी साल तक वो रहा, उसके बावजूद भी सब कोई है, लेकिन सलाह भारत को देने में सब लगे हैं कि ये इसको बातचीत से निपटाया जाए। अगर ये बातचीत से निपटाने वाली बात होती तो उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद हम लोगों ने बालाकोट स्ट्राइक किया, तो जो समझने वाला होता वो तो समझ जाता ना कि भारत क्या चाहता है। जो समझना ही नहीं चाहता, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहनी है, और अब हमारे सर के ऊपर से पानी बह ही गया है, तो वक्त तो आ गया है ना सबक सिखाने का। बिल्कुल, सबक सिखाने का वक्त आ गया। आखिरी सवाल सर, जो मिलिटेंट एरिया हैं पाकिस्तान के, क्या भारत उनको आसानी से सैटेलाइट मैपिंग के ज़रिए तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके, क्या उनको चिन्हित करके अब उन इलाकों का, चाहे हाफिज़ सईद की बात की जाए उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो, तो क्या अब सीधा टारगेट वो भी हो सकता है कि आतंक का खात्मा करने के लिए जो उसके सरगना हैं, लश्कर हो या फिर तमाम जो आतंकी संगठन हैं, उन पर अब सीधा अटैक होगा? क्योंकि निहत्तों का खून बहा है, वॉर नहीं था। अगर सामने इंडियन आर्मी होती तो मुंह तोड़ जवाब मिलता। देखिएगा, हम लोगों ने कभी भी दुश्मन को हल्का नहीं लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो अभी तक आतंक के लॉन्च पैड्स थे वहाँ पे आतंकी शायद नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि हमला होने वाला है। अब 9-10 दिन हो गए हैं, तो वो तो अपने बिखर गए वहाँ से, उसमें भी कोई शक नहीं है। पाकिस्तान भी जिस तरीके से हल्ला कर रहा है, सब पूरे विश्व भर में बार बार बोल रहा है कि भारत के ऊपर आप दबाव डालो, हमारे पे हमला मत करवाओ। पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हम तो आतंक के ही विक्टिम हैं। और जिस प्रकार से क्लिंटन ने इनको कई बार समझाया, 2013 से समझा रहे थे कि अगर आप सांप पालेंगे अपने आंगन में तो ये सोच करके पालेंगे कि सिर्फ अपने आपके दुश्मनों को डसेगा तो आप भूल जाए वो आपको भी डसेगा। तो वो डस रहा है, बलूचिस्तान में डस ही रहा है, रोज़ उसके आदमी मर रहे हैं। वो फजलुर रहमान भी कह रहा है उन्हीं के पार्लियामेंट के अंदर कि भाई आप देखो, पाकिस्तान बलूचिस्तान में कई ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का झंडा लहराता है। पठान नाराज़ हैं डुरान लाइन को लेकर। तो पाकिस्तान तो हड़बड़ा गया है, बिल्कुल ही घबरा गया है कि भारत ने हमला किया तो उसके 4 टुकड़े तो क्या उसके औकात नहीं रहेगी और उसका जो अस्तित्व है वही ख़त्म हो जाएगा। उससे बचने के लिए ये सब हल्ला गुल्ला पाकिस्तान करे कि 24 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर भारत हमारे ऊपर हमला करेगा। हम पाकिस्तान पे हमला नहीं करें, हम आतंक पे हमला करें जो पाकिस्तान से पलकता है, और पाकिस्तान ही आतंक का जो सोर्स है वो है, और उसका सोर्स पाकिस्तान की फ़ौज है। तो पाकिस्तान की फ़ौज को बर्बाद करना, उसको नुकसान इतना पहुंचाना कि वो भारत की तरफ ज़रूरत न करे, और आतंक फैलाने की अगर हिम्मत करता है इसके बाद अगर भारत उनके बरखिलाफ एक्शन लेता है, जो लेने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम तो उनको मिट्टी में मिला देंगे, उनको अकाल्पनिक
नुकसान पहुंचाएंगे वो सोचा नहीं, तो उसकी तैयारी तो हो रही होगी सब फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे हो रही होगी, इकोनॉमिक फ्रंट पे हो रही होगी, पॉलिटिकल फ्रंट पे हो रही है, डिप्लोमेटिक फ्रंट, सब जो मल्टी ऑप्शन, सारे ऑप्शन इस्तेमाल। लड़ाई तो लास्ट ऑप्शन है, किसी से भी लड़ना है तो लास्ट ऑप्शन लड़ाई है, लेकिन लड़ाई से ये नहीं कहा जा सकता कि लड़ाई ऑप्शन नहीं है, लड़ाई ऑप्शन है, पर कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस वक्त इस्तेमाल करना है, उसकी छूट तो प्रधानमंत्री ने दे ही दी है। बिल्कुल। तो साफ तौर पर आपने सुना लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर को, जिनका कहना है कि पाकिस्तान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है और भारत जो कि वॉर नहीं चाहता, विश्व में शांति के पैगाम देना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान पर अटैक नहीं होगा, आतंकवाद पर अटैक होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नौ उत्तर प्रदेश।